बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसिड बेस अभी हम पढ़ रहे हैं। इसको डिफरेंट कॉन्सेप्ट है एसिड और बेस के बारे में। एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ये हमारा इस वीडियो के अंदर टॉपिक है। एसिड बेस का डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उनमें जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं हम वहाँ से ही इसको पकड़ते हैं। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड एंड बेसिस। Arrhenius concept about acid and base. What is the Arrhenius concept? According to the Arrhenius, acid are those substances, acids are those substances that contain hydrogen and when dissolved in water give proton is called Arrhenius acid। ठीक है, तो आर्हीनियस एसिड की ये एक डेफिनेशन है कि वो वाले सब्सटेंसेस जिनमें हाइड्रोजन उनका पार्ट हो और जब हम उन्हें वाटर में डिसॉल्व करें तो वो हमें प्रोटॉन दें। ठीक है, ऑन डिसॉल्वेशन वो प्रोटॉन दें इन एन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, और फॉर बेस is a substance that contain hydroxyl group and on dissolution in aqueous medium will give हाइड्रोक्सल आयन। ठीक है, तो ये हो गई बेस की डेफिनेशन कि हाइड्रोजन वो हैं, एसिड वो हैं जिनमें हाइड्रोजन हो और जब हम उस सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करें तो वो प्रोटॉन डोनेट करे। और बेस वो वाले सब्सटेंसेस हैं जिनमें हाइड्रोक्सल आयन हो और जब हम उनको एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करें तो वो OH आयंस दें। ठीक है, तो ये हो गई डेफिनेशन एसिड और बेस की। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, H2SO4 when we dissolved this in the water it will form HSO4 negative plus H positive ion. We have NaOH sodium hydroxide and on dissociation in an aqueous medium will give OH ion। ठीक है, तो ये H पॉजिटिव आयन ये क्या देगा, OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ से हमें एसिड और बेस की हम डेफिनेशन कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास बहुत से ऐसे एसिड हैं जिनमें सिरे से हाइड्रोजन होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन वो एसिड्स नहीं होते। ठीक है, लेकिन वो एसिड होते हैं। अब लेट्स सपोज हम एक कॉमन सी एग्जांपल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 क्या है, एक एसिड है लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन ही नहीं है। अगर हाइड्रोजन ही नहीं है तो इसका मतलब है ये प्रोटॉन डोनेट करने की एबिलिटी नहीं रखती। ठीक है, बहुत सी बेसिस ऐसी हैं जिनमें OH सिरे से नहीं होता, जैसे NH3 है, इसमें OH बिल्कुल भी नहीं है और ये OH फिर कहाँ से देगा, कहीं से भी नहीं। तो लेकिन ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है और अमोनिया क्या है, बेस है।
तो यहां से आप देखें कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कोई ब्रॉडर कॉन्सेप्ट नहीं है। और वैसे भी बहुत से ऐसे एसिड हैं जिनमें हाइड्रोजन होता है लेकिन वो विदाउट एक्वस मीडियम भी प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं, जिससे फॉर एग्जांपल HCl गैस होता है, ठीक है। तो ये गैस के फॉर्म में जब इवेपोरेट होता है तो गैशियस स्टेट के अंदर ही ये H पॉजिटिव आयन डोनेट कर देता है। जब वो गैशियस स्टेट में ही H पॉजिटिव आयन डोनेट कर देता है तो यहाँ पर तो फिर इसको एक्वस मीडियम नहीं मिला, ठीक है। इसका मतलब है एसिड के लिए कत्तन ये भी जरूरी नहीं है, कत्तन ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए मीडियम हमेशा एक्वस ही हो। हाँ, एसिड बहुत सी ऐसे हैं जो ऑन डिसॉल्वेशन प्रोटॉन देते हैं, लेकिन इट डज नॉट मीन कि हमेशा एसिड उसे ही कहेंगे जो वाटर में डिसॉल्व हो तो तब ही वो प्रोटॉन दे, अदरवाइज वो प्रोटॉन नहीं दे। अब ये जो एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, रिएक्शन अमूमन एसिड और बेसिस के एक साथ ही चलते हैं। जब ये रिएक्शन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यही जो मैंने लिखा हुआ है, तो ये है H2SO4 और NaOH। ये क्या है? एसिड है। ये क्या है? बेस है। इनका आपस में होगा रिएक्शन, और जब रिएक्शन होगा तो ये बनेगा Na पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव प्लस H2O। ये क्या हुआ? H2O, इसको हम कहते हैं इसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन आ गई। इसके अंदर क्या हुआ? न्यूट्रलाइजेशन आ गई, ठीक है। तो यहां से फिर न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कि पॉजिटिव पार्ट एसिड से आएगा, नेगेटिव पार्ट जो है वो बेस से आएगा, दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगी? न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। तो इसके अंदर इस तरीके से इसमें न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। ठीक हो गया। तो ये न्यूट्रलाइजेशन है का फिनोमेना, इससे हमें मिलता है जो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है। और इसी से फिर आगे हम मोलर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब केमिस्ट्री के अंदर कि हम उस किसी भी चीज़ की मोलर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखें कि आपके पास है HCl एंड यू पीपल हैव एक्वस मीडियम, aqueous medium, and it will form H and Cl negative। और यहाँ पर है NaOH in aqueous medium, इसके लिए भी Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट आपस में कंबाइन हो जाएंगे और ये क्या बनेगा हमारे पास? वाटर। इसको हम कहते हैं, ये इसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन हो गई। और अगर ये 1 मोल न्यूट्रलाइजेशन हो जाए तो हम फिर इसको मोलर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो है ब्रॉन्स्टेड लोरे कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड लोरे कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट से ब्रॉडेड कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है? एसिड, लोरे ब्रॉन्स्टेड एसिड is a substance that have tendency to lose one or more proton, and base is a substance which have tendency to gain the proton. So
proton donor species are acid and proton acceptor species are base. ठीक है, so that's why this system is also called proton system. हम इसको प्रोटॉन सिस्टम भी कहते हैं। ये प्रोटॉन सिस्टम है, ठीक है। इसमें प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, एसिड प्रोटॉन डोनर होता है और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। और यहाँ से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एसिड था, वही H2SO4 और ये H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। सो प्रोटॉन डोनर, सो दिस इज क्या है, एसिड। NH3 H पॉजिटिव और ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव और ये क्या हो गया, बेस। ठीक है, हियर इज द प्रोटॉन एक्सेप्टर। ये क्या है, एक्सेप्टर है, ये क्या है, डोनर है। ठीक है, तो एक प्रोटॉन डोनर है, दूसरा प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो दैट्स वाई हम इस सिस्टम को प्रोटॉन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, कि प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड प्रोटॉन सिस्टम, और यही लोरे ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट है। अब देखें, इसमें इसने कोई वर्ड मीडियम का यूज नहीं किया कि मीडियम उसमें क्यों एक्वस हो या नॉन एक्वस हो या सॉल्वेंट हो, इसने इस चीज का कोई जिक्र नहीं किया। ठीक है, यानी कि वो एसिड है, चाहे वो प्रोटॉन डोनेट करे एक्वस सोल्यूशन में, चाहे नॉन एक्वस सोल्यूशन में, चाहे विदाउट मीडियम, अगर वो प्रोटॉन डोनेट करता है तो वो एसिड होगा। ठीक है, और यहाँ पर इसने ना ही कोई बेस के लिए कहा कि वो भी मीडियम है। अब आप देखें, ये तो है, लेकिन आप एसिड और बेस की ये वाली जो डेफिनेशन करते हैं, अप टू सम एक्सटेंट ये काफ़ी हद तक उससे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, काफ़ी हद तक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। लेकिन स्टिल बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो एसिडिक इन नेचर होती हैं, उनको ये एक्सप्लेन नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यही जो मैंने ऊपर आपको कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जाम्पल दी थी, ये प्रोटॉन डोनर नहीं है, बट दिस इज स्टिल एसिडिक इन नेचर। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द मेटल्स। ये मेटल्स की नेचर को एक्सप्लेन नहीं करती कि ये जो आयरन है ये एसिड है या ये बेस है, ये इस चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करती। तो यानी कि स्टिल बहुत सी ऐसी इसके अंदर डेफिशिएंसीज हैं जो कि फुलफिल नहीं होती, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट ये काफ़ी हद तक उससे बेटर है। अब इसका एक यूनिक जो हमें एडवांटेज है इस कॉन्सेप्ट का, वो क्या है कि ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कॉन्जुगेट एसिड बेस का आइडिया। ये हमें क्या बताता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस का आइडिया बताता है। लेट हमारे पास है H2SO4 और ये रिएक्ट किया, लेट्स सपोज विद वाटर, रिएक्शन रिवर्सिबल होगा और ये बनेगा H3O4 प्लस HSO4 नेगेटिव, प्लस HSO4 नेगेटिव। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास बेटा जी। तो इसमें अब देखें कि ये इधर क्या है, एसिड है, और ये क्या है, ये बेस है, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप इसको भूल जाएं, क्योंकि ये रिएक्शन देखिए मैंने रिवर्सिबल लगाया, जिस तरह ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करता है उसी तरह ये रिएक्शन बैकवर्ड भी मूव करता है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर ये क्या है, इधर से पहले देखते हैं, ये क्या है, ये प्रोटॉन डोनर है, दैट्स वाई दिस इज द एसिड। और इस सेंस में देखें तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ठीक है, और अगर हम यहां से देखें इसको बैकवर्ड रिएक्शन से, तो ये एक प्रोटॉन इधर से अगर ये इस तरफ को मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये प्रोटॉन डोनर है, और यहाँ ये प्रोटॉन इधर आप देखें कि इसने एक प्रोटॉन ले लिया, तो ये क्या है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है,
ये क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ठीक है, तो ये इधर क्या है, प्रोटॉन डोनर तो एसिड है, ये इधर क्या है, एक्सेप्टर है, तो ये बेस है। ठीक है, ये जो एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है अपने कॉन्जुगेट बेस में। अब यहाँ पर ये आप देखें, अगर आप इस साइड से इसको, तो ये इधर से क्या है, ये प्रोटॉन, ये क्या है, ये प्रोटॉन डोनर, और इधर से ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, एक्सेप्टर है। ठीक है, यानी कि एसिड इधर डोनर था, जब ये इधर कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म में। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखते हैं तो अब यहाँ से ये देखें कि ये बेस में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, कि ये डोनर इधर आके क्या हो गया, एक्सेप्टर। अगर हम इसको एक और तरीके से देखें, मैं एक और एग्जांपल आपको ज़रा देता हूँ सिंपल सी। ये आपको डोनर एक्सेप्टर का तो चले हो गया, चले अब हम कॉन्जुगेट की तरफ चलते हैं। ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है। ये है जी HCl और H2O, H3O पॉजिटिव, ये क्या है, ये Cl नेगेटिव, ये एसिड, ये क्या है, ये बेस है। ठीक है, अगर हम इसी रिएक्शन को बैकवर्ड देखते हैं, यानी कि ऐसे देखते हैं, H3O पॉजिटिव और ये क्या है, ये Cl नेगेटिव। एसिड जो है उसका ये वाला पार्ट अब बन गया, इसने प्रोटॉन दिया, रिमेनिंग पार्ट इसका ये वाला बन गया था। ठीक है, सिमिलरली H2O इसके अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आप देखें इस साइड से, अगर ये क्लोराइड आयन है तो ये यहां पर क्या है, एक्सेप्टर है। अब अगर ये एक्सेप्टर है तो फिर ये क्या है, बेस है। यानी कि एसिड कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, बेस के अंदर, और इसको हम कहते हैं कि ये एसिड कन्वर्ट हो गया कॉन्जुगेट बेस में। ये एसिड कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, कॉन्जुगेट बेस में। ठीक है, और ये इधर बेस है, ये लेकिन ये इधर क्या है, आप देखें ये डोनर है। अगर ये डोनर है तो इसको हम क्या कहेंगे, एसिड है, और इसके रिस्पेक्टिव ये इसका क्या होगा, इस वाटर का ये कॉन्जुगेट एसिड होगा। ये क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा। ठीक है, यानी कि एक एसिड बेस देता है, और जो बेस देता है उसको हम उसकी कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, और जो बेस होता है वो एसिड देता है, उस एसिड को हम कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट हमें इसके अंदर मिलता है। और फिर ये भी होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड विल गिव वीक conjugate base एंड वाइस वर्सा। ठीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग जो बेस देगा वो बेस उसकी वीक होगी। अब ये वाली जो बेस है ये वीक है। ठीक है, ये एसिड इधर से क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड गिव वीक कॉन्जुगेट बेस एंड वीक एसिड विल गिव स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अब क्यों ये है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो फेवरेबल होता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट है ये हमें मिलता है यहाँ से ब्रोंसी-लॉरी कॉन्सेप्ट से। और थर्ड वन जो कॉन्सेप्ट है वो है लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस। इसने प्रोटॉन का वैसे ही ख़त्म कर दिया कि प्रोटॉन डोनर है या हाइड्रोक्सिल आयन डोनर है। इसने कहा जी नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है, जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती हैं वो एसिड हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और बेस होगी
जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगी, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है, तो दैट्स वाई ये वाला जो है ये इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि क्या हम इसमें इलेक्ट्रॉन को बेस बना के इसकी डेफिनेशन करते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बाकी जो हमने पिछले दोनों कॉन्सेप्ट पढ़े उन दोनों से ब्रॉडेड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर देखें आप कि ये हर एटम में होगा, या उस एटम के अंदर उस इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की एबिलिटी है या उनको एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है। ये दो ही है ना चीज़ें, या वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है या फिर वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, इसके अलावा थर्ड ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है तो वो एसिड है, अगर वो डोनर है तो बेस है। अब देखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आप अमोनिया देखें, अमोनिया पहले भी बेस थी, अब भी बेस है, अब भी ये जो है ये डोनेट करेगा। अब डोनेट कौन करेगा भाई? डोनर वही होगा ना, इलेक्ट्रॉन पेयर जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिचनेस में अवेलेबल है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। और ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है ये टू फॉर्म में होगी, लोन पेयर या फिर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज मीन भी यही है कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की एक्सेस है, रिचनेस है। ठीक है, या उसके ऊपर लोन पेयर है। और एक्सेप्ट कौन करेगा? वही करेगा जिसके पास उसको एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है। और एक्सेप्ट कौन करेगा? जिसके पास डेफिशिएंसी होगी, जिसके पास क्या होगी? डेफिशिएंसी होगी। और डेफिशिएंसी को अमूमन हम जो देखते हैं वो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंसी को शो करता है, या उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो। ठीक है, अगर उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हैं तो फिर भी वो एक्सेप्टर है। ठीक हो गया। तो आपके पास एसिड जो है वो हो सकता है न्यूट्रल, ठीक है, या फिर हो सकता है नेगेटिव चार्ज। और न्यूट्रल में जो है उसके ऊपर होगा लोन पेयर, और जो बेस है जो न्यूट्रल है उसके पास होगा वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल। और जो बेस है उसके पास होगी डोनर स्पीशी, और ये डोनर जो होगा उसमें होगा इन फॉर्म ऑफ द लोन पेयर, या होगा नेगेटिव चार्ज, ये होगा या पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक्सेप्ट जो है वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो ये एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट यहाँ से चलेगा लिवस से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं स्केल ऑफ द एसिडिटी एंड बेसिसिटी, स्ट्रॉन्गर एसिड एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्गर बेस, वीक बेस, ये क्या होते हैं? ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कुछ एग्जांपल हैं, मैं आपको देता हूं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जैसे नाइट्रिक एसिड, HCl, H2SO4 एटसेट्रा। ठीक है, वीक एसिड HF, CH3COH, एस्टिक एसिड एटसेट्रा। ठीक है, इस तरह स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, KOH, और वीक बेस मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, इस तरह की CH3OH, ये क्या है? ये वीक बेस है। और ये डिफरेंट एग्जांपल हैं जो कि एसिड और बेस की होती हैं। अब एसिड और बेस की जो वैल्यू है वो हम फाइंड आउट करते हैं कैसे? हम इसका एसिडिटी या बेसिसिटी कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं। और जो एसिडिटी और बेसिसिटी कांस्टेंट है उसको हम Ka और Kb कहते हैं। A फॉर द एसिडिटी कांस्टेंट, B फॉर द बेसिसिटी कांस्टेंट।
ये जो इसकी एसिडिटी कांस्टेंट और बेसिसिटी कांस्टेंट है, मैं आपको ये बहुत सिंपल सा बस करवाऊंगा। वैसे है तो ये बहुत डिटेल के साथ हम कर सकते हैं, लेकिन आपके लेवल तक मैं इसको रखूंगा। एसिडिटी कांस्टेंट पहले करते हैं जी। एसिडिटी कांस्टेंट, उसको हम कहते हैं के ए। अब लेट्स सपोज हमारे पास है एसिटिक एसिड और ये डिसोसिएट हुआ केटाइन और एनाइन के अंदर, कुछ ऐसे CH3O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर हमने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, के इक्विलिब्रियम जिसको हम कहते हैं, वो निकलेगा CH3CO नेगेटिव और प्लस क्या निकलेगा H3O पॉजिटिव डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड। ठीक है, एंड H2O। यानी कि ये क्या है आपकी प्रोडक्ट और ये क्या है रिएक्टेंट। ठीक है, ये क्या है रिएक्टेंट्स है। तो ये हो गया एक्वस मीडियम के अंदर, तो ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और अगर हमने इस एसिड का जस्ट कांस्टेंट निकालना है तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो वाटर है हम इसको इधर ले आते हैं, तो ये बनेगा के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्लस मल्टीप्लाई होगा इसके साथ ये वाटर हम इधर ले आए ना, तो पीछे रिमेनिंग क्या रह जाएगा, केटाइन और एनाइन, केटाइन और एनाइन रह गए, और ये नीचे इसके बचा H। ठीक है, अब हमारे पास ये जो है वैल्यू, ये वाली सारी की सारी, इसको हम कहते हैं के ए वैल्यू। ठीक है, एसिडिटी कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट फॉर द एसिड। तो ये एसिडिटी कांस्टेंट इस तरीके से हम इसका निकालते होते हैं। ठीक हो गया। तो इसी तरह अगर हमें के बी का निकालना है, लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी जो एक बेस है, जिसको हम बेस कह रहे हैं, जो कि प्रोटॉन डोनर स्पीशी है, लेट्स सपोज प्रोटॉन एक्सेप्टर और प्रोटॉन डोनर स्पीशी, इस बेस के ऊपर हम कर लेते हैं। चलिए हम जर्नल ले लेते हैं। ये HA कोई भी एसिड है, दूसरा ये क्या है हमारे पास, ये बेस है, इसका आपस में रिएक्शन होगा, ये बनेगा A नेगेटिव प्लस H2O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। अगर हमने इसका के इक्विलिब्रियम निकालें तो ये निकलेगा रिएक्टेंट, नीचे जाएंगे, प्रोडक्ट इधर आ जाएगी, ये एनाइन, ये केटाइन डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट HA एंड H2O। और क्योंकि ये बेस का अगर हम निकालना चाहते हैं, फिर भी हम इधर देखिए, इसको इधर ले आते हैं, के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाइड बाय H2O, तो रिमेनिंग आपके पास बचेगा A नेगेटिव, ठीक है, H3O पॉजिटिव एंड डिवाइडेड बाय द जो हमने जर्नल एसिड लिया था ये वाला। तो ये अब हमारे पास क्या बनेगा, के बी। तो इस तरीके से हम के ए और के बी को निकाल लेते होते हैं। एसिड और बेस दोनों के लिए एक ही तरीके से निकालते हैं। अगर आप एसिड का निकाल रहे हैं तो साथ ए लिख दें, अगर बेस का निकाल रहे हैं तो साथ बी लिख दें, बाकी सब कुछ सेम है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें और कोई डिफरेंस नहीं होता। तो जो है ना, के ए इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। ठीक है, ये हमें के ए स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड को बताता है। तो फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड के ए इज इक्वल टू द 1। फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड के ए की वैल्यू होगी 1 और वीक एसिड की होगी वैल्यू, फॉर वीक एसिड के ए
विल बी लेस देन 10 डेज पावर -4, यानी कि बहुत छोटी वैल्यू होगी, बहुत ही स्मॉलर वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। और फॉर बेसिसिटी कांस्टेंट अगर हम निकालना चाहते हैं तो दिस इज द बेस और H2O। H2O जो एम्फोटेरिक स्पीशी होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर भी प्रोटॉन डोनर भी। अब देखें ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, प्रोटॉन ने एक्सेप्ट कर लिया इसको, ये OH नेगेटिव है, ये BH पॉजिटिव है। अगर हमने इसका KB निकालना है, ये हमें निकालना है, तो पहले हमें K इक्विलिब्रियम निकालना पड़ेगा। K इक्विलिब्रियम कुछ ऐसे होगा कि ये BH एंड OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय बेस प्लस H2O जो भी है यहाँ पर, H2O इधर आ गया, K इक्विलिब्रियम और H2O रिमेनिंग जो आपके पास बचा BH पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय दी बेस, और ये आपका निकल आएगा KB, ठीक है, ये KB के इक्वल हो जाएगा। ये जो वैल्यूज़ हैं ये बहुत स्मॉलर हैं, यानी कि वीक एसिड के लिए 10 डेज पावर -4 का मतलब क्या है, आपके पास ये जो वैल्यू है ये 1 2 3 और एक 4, ठीक है, ये है 10 डेज पावर -4। इतनी स्मॉलर वैल्यू है। जब इतनी स्मॉलर वैल्यू हो तो हम फिर क्या करते हैं, इस इतनी स्मॉलर वैल्यू को क्योंकि डील करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, इसको कैलकुलेट करना डील करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो हम क्या करते हैं फिर इसकी बजाय हम इसका लॉग ले लेते हैं, एंटी लॉग ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि KA का हम क्या करेंगे, इसका हम एंटी लॉग लेंगे, नेगेटिव लॉग लेंगे। अगर हम इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो फिर ये वैल्यू जो स्मॉलर है ये हैंडेबल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको हम हैंडल कर सकते हैं। तो होगा क्या कि जैसे ये जो एंटी लॉग है, एंटी लॉग ऑफ KA इज इक्वल टू PKA और एंटी लॉग ऑफ KB इज इक्वल टू PKB होगी, ठीक है, हम उसी का ही लॉग ले लेंगे। तो अब जो स्मॉलर वैल्यू है वो उसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो स्ट्रॉन्गर एसिड इफ, अब यहां से देखें, इफ KA ग्रेटर एसिड विल बी स्ट्रॉन्ग and if KA smaller acid will be weak, एसिड फिर क्या होगा, वीक होगा। सिमिलरली फॉर बेस के लिए KB ग्रेटर है तो बेस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब हम उसका एंटी लॉग ले लेते हैं तो फिर ये उलट हो जाती है, यानी कि इफ PKA वैल्यू ग्रेटर then acid will be weak, ठीक है, और अगर PKA वैल्यू स्मॉलर हो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, उलट हो जाएंगी ना। जब हम उसका एंटी लॉग ले रहे हैं तो एंटी लॉग का मतलब है कि वो एक दूसरे के उलट हो जाएंगी, इन्वर्स हो जाएंगी। तो इस तरीके से जो स्मॉलर वैल्यू होगी हमारे पास वो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, जैसे कि हमारे पास हो KA इज इक्वल टू 1.75 इंटू 10 डेज पावर -5। अब आप देखें अगर हम इसको ऐसे हैंडल करें वैल्यू को तो ये कुछ ऐसे बनेगी, 1 2 3 4 और एक ये 5 7 5, ये वाली वैल्यू है। अब देखिए ये कितनी स्मॉलर वैल्यू है, इसको हम हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस KA का हम एंटी लॉग ले लेंगे, इसको PKA में कन्वर्ट करेंगे। जब हम इसको PKA में कन्वर्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ दिस वैल्यू 1.75 इंटू 10 डेज पावर -5, ठीक है। हमने ये वाली इसकी वैल्यू ली। अब ये जो नेगेटिव है ये वाला लॉग वाला ये उधर ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा log 10 1.75 इंटू 10 डेज पावर -5 और ये माइनस इधर आ गया हमारे पास, ठीक है। ये आपने बेसिक मैथ पढ़ा हुआ है, वहाँ से इसकी ये वाली कैलकुलेशन है। अब ये जो log 10 है ये इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है।
यानी कि ये सारी वैल्यू नीचे चली गई, ये बन गया log 10 1/1.75 इंटू 10⁻⁻5। ये क्यों? इस नेगेटिव की वजह से, ये क्यों? इस माइनस की वजह से ये वाली वैल्यू नीचे आ गई। अगर आप इस वैल्यू को इसके ऊपर डिवाइड करें, आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आप देखिए इसका आंसर आएगा log 10 लेके 1/1.7 10⁻⁻5, तो आपके पास आंसर आएगा 4.75। ठीक है, तो पी के ए वैल्यू आ गई कितनी? 4.75। अब देखें ये कितनी आसान वैल्यू है जिसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो के ए वैल्यू या पी के ए वैल्यू, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट ये होता है कि हम के ए को पी के ए में कन्वर्ट इसलिए करते हैं ताकि हमें उस वैल्यू को हैंडल करना इजी हो जाए, आसान हो जाए, इसलिए हम इसको ये वाला कन्वर्ट करके लिख लेते होते हैं, और इसके अलावा कोई इसका नहीं। आप इसको के ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पी के ए एंड पी के बी आल्सो इंडिकेट द एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ। ये भी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ जिस तरह हम पहले कर रहे हैं, इसी तरीके से ये भी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसमें भी। ठीक है, तो हमारे पास फिर एक ये क्लियर इंडिकेशन हो गया कि हमारे पास जो स्केल ऑफ द एसिडिटी एंड बेसिसिटी है वो है हमारे पास एक तो के ए के बी की वैल्यू के ऊपर के ए ग्रेटर मीन एसिड स्ट्रॉन्गर। के ए अगर दो आपके पास वैल्यू हैं, आप के ए की वैल्यू को कंपेयर करके बता सकते हैं कि किसकी के ए वैल्यू ग्रेटर है। जिसकी के ए वैल्यू ग्रेटर है वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरह अगर आपके पास 2 3 4 5 जितनी भी बेस हैं तो आप उनकी के ए वैल्यूज़ को देखेंगे और के ए वैल्यूज़ को देख के आप बता देंगे कि जिसकी के बी की, तो जितनी के बी की जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग बेस होगी। या फिर दूसरा इसका ये है, सेकंड जो था हम स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं वो पी के ए से करते हैं, और वो क्या था, वो हम नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए या नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के बी ले लेते हैं। तो जितनी पी के ए की वैल्यू ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी, इसका मतलब है वो एसिड उतना ही वीक होगा, एंड वाइस वर्सा फॉर द बेस। बेस के लिए भी ये सब कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, एसिड और बेस के लिए एक तो ये है तरीका जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं एसिडिटी और बेसिसिटी को। अभी हम एक और फैक्टर देखते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर जो हमें बताएगा कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, और ये कॉन्जुगेट से भी हमें कॉन्जुगेट जो एसिड बेस वाला कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ से हमें मिल जाएगा। From the base of the electronegativity, we can also describe the manage and tells which acid stronger, which acid is weaker. For example, हमारे पास है ये वाला अगर हो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और अगर हम देखें इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, फिर और फ्लोरीन की फिर सबसे ज़्यादा होती है। ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लग चुका है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एसिड हो सकते हैं, जैसे ये है, ये हो सकता है CH4, ये हो सकता है NH3, ये हो सकता है H2O, ये हो सकता है HF। ठीक है, और जब ये एक प्रोटॉन डोनेट करेंगे देन ही हम इसको एसिड कहेंगे ना। तो ये CH3 इसने एक प्रोटॉन डोनेट किया तो ये इस फॉर्म में आ गया, ये NH2 नेगेटिव इसके ऊपर आ गया। इसी तरह ये इसने एक H निकाल दिया तो ये OH नेगेटिव रह गया, इसने एक H निकाल दिया तो इसके पास सिर्फ ये F नेगेटिव रह गया, फ्लोराइड आयन रह गया। ठीक है, और अगर हम ये भी देखें इसकी स्टेबिलिटी को, तो स्टेबिलिटी का भी यही ऑर्डर है। यहाँ पर किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा फेवरेबल है? जो इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और सबसे ज़्यादा जो इनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो तो फ्लोरीन है। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या है? फ्लोरीन है। तो इस फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा फेवरेबल है। ठीक है, तो अगर ये प्रोटॉन डोनेट करे तो प्रोटॉन डोनेट करके इटसेल्फ भी क्या है? स्टेबल है, तो ये ईजिली निकाल देगा। लेकिन अगर आप इसको देखें, ये प्रोटॉन डोनेट करके इटसेल्फ क्या होगा? अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों? इसकी नेचर जो है वो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, चार्ज उसके उलट आ गया। अगर उसी नेचर का चार्ज आ जाता तो वो स्टेबिलिटी फील करता, लेकिन अगर उस नेचर से हट के कोई और चार्ज आ गया तो वो अपने आप को अनस्टेबल फील करेगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? ये इसका स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज का।
स्टेबिलिटी यूं इस तरीके से इंक्रीज कर रही है। और अगर हम इसके अंदर देखें बेसिसिटी को, अगर हम देखें बेसिसिटी को कि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, तो ये भाई सबसे स्ट्रॉन्ग बेस ये वाला होगा। फिर ये CH3 सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा, NH2 ये, और फिर उसके बाद OH, और फिर सबसे ये वाला सबसे स्ट्रॉन्ग बेस ये है। क्यों? उसकी वजह ये है कि ये जो है बेसिसिटी इंक्रीज्ड, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अनफेवरेबल है, स्टेबल नहीं है। ये इजीली प्रोटॉन को सबसे पहले जाके ये पिक करेगा इनमें से। ये हाईली अनस्टेबल है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। जहाँ से प्रोटॉन मिलेगा इन सबसे ज़्यादा स्पीड इसकी होगी प्रोटॉन को पकड़ने के लिए, क्योंकि ये क्या है, अनस्टेबल है। लेकिन इसके ऊपर तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, इससे कोई इतना नहीं, ये आराम से देखेगा और जब इसके पास वो आ जाएगा तो उसको आसानी से पकड़ लेगा। तो बेसिसिटी, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो वीक बेस होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो वीक बेस होता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर क्या है, वीक बेस है। ये क्या है, वीक बेस है। और कॉन्जुगेट में भी हमने यही कहा था, स्ट्रॉन्ग एसिड विल गिव वीक कॉन्जुगेट बेस, के स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो वीक कॉन्जुगेट बेस देता है हमें। ठीक हो गया ना? तो ये हो गया अब हमारे पास। और एक मैं और करता हूँ इसी एग्जाम्पल को, वो मैं करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू द साइज। ठीक है, अब देखें जी, HFA हमारे पास है, HCl हमारे पास है, HBr हमारे पास है, HI। और अगर हम साइज देखें तो साइज इसका ये वाला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर इसका। ठीक है, ये सबसे ग्रेटर साइज, ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइज। सबसे बिगर साइज सबसे स्मॉलर साइज होता है। जब ये एक निकाल देता है प्रोटॉन तो रिमेनिंग जो बचता है फ्लोराइड, फिर बचता है क्लोराइड, फिर बचता है ब्रोमाइड, फिर बचता है आयोडाइड। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज की जो स्टेबिलिटी है वो किसके ऊपर है? नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल किसके ऊपर है? नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि साइज बड़ा होने की वजह से उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो स्प्रेड हो गया। इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज क्या है, स्प्रेड ज़्यादा हो गया। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की स्प्रेडिंग कम है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आयोडीन विद रिस्पेक्ट टू द साइज स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। और इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो फ्लोरीन है इसका साइज़ है ये वाला, आयोडीन का जो साइज़ है ये वाला, इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसके साथ भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा इजीली हाइड्रोजन निकालेगा? इसके न्यूक्लियस का इस हाइड्रोजन के ऊपर होल्ड ज़्यादा है या इसका होल्ड देखें इस न्यूक्लियस का इसके ऊपर कम है, साइज बड़ा होने की वजह से ये इजीली प्रोटॉन निकाल देगा एज कम्पेयर टू द दिस। ठीक है, ये अपने साथ इतना इजीली प्रोटॉन नहीं निकालेगा, ये साइज बड़ा है। ठीक है, तो जितना बड़ा साइज होगा किसी भी स्पीशी का वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड भी होगा। ठीक है, तो ये है विद रिस्पेक्ट टू द साइज भी हम एसिडिटी और बेसिसिटी को इलेबोरेट कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्गर है और कौन सा वीकर है यहाँ पर।